22 अप्रैल 2025 पहलगाम की बैसरान वैली में एक खूबसूरत सुबह थी। हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे पहाड़ों को रोशन कर रही थी। टूरिस्ट जो देश के कोने कोने से यहाँ आए थे, आज के नए दिन की उम्मीद और एक्साइटमेंट से भरे हुए थे। किसी को भी नहीं पता था कि ये दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक दिन बनने वाला। उस दिन सुबह में ही बैसरान की वैली के अंदर काफ़ी सारी हलचल शुरू हो चुकी थी, जैसे कि पोनी ओनर्स अपने घोड़ों को सजा रहे थे, गाइड टूरिस्ट को ट्रैकिंग रूट्स बता रहे थे और छोटे छोटे स्टॉल्स पर चाय स्नैक्स वगैरह बनने शुरू हो गए थे। वहाँ पे कई सारे टूरिस्ट आए थे उस दिन के लिए, क्योंकि वहाँ पे बैसरान वैली में उनको जाना था। अच्छा, वहाँ तक पहुँचने के लिए या तो पैदल जाना होता है या किसी घोड़े पे बैठ के जाना होता है। तो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे कि वहाँ पे पहुँचने के लिए थोड़ा बहुत चलना भी पड़ सकता है और घोड़े वगैरह पे बैठने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इसी तरीके से वहाँ पे दिन चढ़ता गया। बैसरान वैली टूरिस्ट से भर गई। जिप लाइन पर लोगों के चीखने की आवाज़ें आ रही थी, घोड़े वगैरह वहाँ पे चल रहे थे और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। फोटोग्राफर तस्वीरें ले रहे थे और वेंडर्स अपनी चीज़ें बेच रहे थे। सैयद आदिल हुसैन शाह, एक लोकल पॉनी ऑपरेटर, अपने घोड़े बिजली को सहला रहे थे। आज भी उनके पास काफ़ी ठीक ठाक बुकिंग्स थी। उनको वापस ले जाना था किसी फैमिली को जो उनको 200 रुपये देने वाली थी, और वो अपने मेहमानों को इस जन्नत की सैर करवा रहे थे। ऐसे करते करते दोपहर के 2 बज रहे थे। हल्की सी धूप थी, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। लोग थक कर कहीं ना कहीं बैठ रहे थे, कुछ लोग छोटा मोटा लंच कर रहे थे और परिवार अपना पूरे तरीके से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। उनके बच्चे अभी भी घोड़ों की सवारी के बारे में बात कर रहे थे। कुछ दूरी पर एक न्यूली वेड कपल हाथ में हाथ डाले वादियों की खामोशी में खोए हुए थे। लेकिन ठीक 2:30 बजे अचानक से चीखें सुनाई देने लगी, फिर एक और फिर एक। बिना किसी वार्निंग के वहाँ पे गोलियों की आवाज़ें चलने लगी थी। मिलिट्री स्टाइल यूनिफॉर्म पहने 5 आतंकवादी जंगल से निकले। उनके हाथों में ऑटोमेटिक राइफल्स थी, M4 और AK-47, और वो अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। पहली गोली किसको लगी ये किसी को नहीं पता, पर एक पल में ही बैसरान वैली, जो अब तक एक बहुत अच्छा माहौल बनाए हुए थी, वहाँ पे जस्ट अभी मौत का मंजर बनने ही वाला था। आतंकवादियों ने लोगों को घेर लिया। उन्होंने हवा में गोलियां चलाकर सबको एक जगह जमा होने पर मजबूर कर दिया। लोगों के चेहरों पर खौफ था। अपने बच्चों, कुछ ना कुछ जो लेडीज़ थी, आदमी वगैरह थे, अपने बच्चों को वो छुपा रहे थे। पति पत्नियों को किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर आतंकवादियों ने बोलना शुरू किया। उनकी बोली में नफरत और गुस्सा दोनों भरा हुआ था। उन्होंने लोगों से उनका नाम और उनका धर्म पूछा। जो लोग हिंदू या क्रिश्चियन थे उन्हें अलग कर दिया गया। असवारी जगदाले ने बाद में बताया कि उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। अच्छा, ये असवारी जी कौन है? इनके जो हस्बैंड थे ये उनके आई भी थी और इनके हस्बैंड को इनसे अलग कर दिया था। और जो वहाँ पे जिससे वो कलमा पढ़वाना चाह रहे थे, जो लोग कलमा नहीं पढ़ पा रहे, तो इससे उनको पता लग गया कि ये हमारे धर्म यानी कि इस्लाम मुसलमान के नहीं है। तो उन लोग आतंकवादियों ने पॉइंट ब्लैंक रेस से सीधा हेडशॉट देके मौत के घाट उतार दिया। इस आतंकवाद हमले में 26 लोगों की जान गई और 20 लोग घायल हुए। 25 इंडियन थे और उसमें से एक नेपाली नेशनल था। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली, जो कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा का LET का ही एक प्रॉक्सी ग्रुप माना जाता है। TRF ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज जारी करा और इसके थ्रू उन्होंने इसकी इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन उसके 2 दिन बाद से उन्होंने इसको पूरे तरीके से डिनाई कर दिया कि नहीं, हमने अटैक कराया ही नहीं है। इतना तो क्लियर था कि इसमें पाकिस्तान का कोई ना कोई मोटिव है, क्योंकि इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर ही है। पाकिस्तान का मोटिव कश्मीर में दहशत और इंस्टेबिलिटी पैदा करना ही है। वो चाहते हैं कि कश्मीर में कभी शांति ना हो और इसके लिए वो लगातार टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करते रहते हैं। बैसरान पर हमला कश्मीर की इमेज को ख़राब करने और यहाँ टूरिज़्म को ख़त्म करने की एक सोची समझी साजिश थी। और इंडिया में जो हिंदू मुसलमान रहते हैं साथ में ठीक ठाक, उनके बीच एक कम्युनल दंगों को भड़काने के लिए भी अच्छे तरीके से ट्राई किया गया इस अटैक के थ्रू, क्योंकि उनके कपड़े उतरवाना और उनसे उनका रिलीजन पूछना, और जो कलमा नहीं पढ़ पा रहे उनको सीधा शूट कर देना। इसका मतलब यही था कि एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के खिलाफ भड़काना अच्छे से और आपस में लड़वाना ही था। उस दिन इस हमले की वजह से कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री पर अब तक बहुत सारा असर पड़ चुका है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अगस्त का महीना है और इसका जो असर है बहुत बुरा पड़ा है इस अटैक के बाद से। कई टूरिस्ट अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी जो बाद में आने वाले थे, और जो लोग आने वहाँ पे थे उनको अपनी जान की इतनी फिक्र हुई कि कैसे ना कैसे करके वहाँ से निकाल दिया जाए। और जो वहाँ पे रह रहे थे वो भी बहुत सारे डर गए थे, जो आम वहाँ पे सिविलियंस थे। टूरिज्म जो कश्मीर की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है, उसको बहुत बड़ा झटका लग चुका है। लोकल लोग जो टूरिज्म से अपना घर चलाते हैं वो बहुत परेशान हो गए। आतंकवादी अपने मकसद में कुछ हद तक तो कामयाब हो ही गए हैं।
उस दिन हमले के बाद पूरी बेसरान वैली को सील कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया उन 5 आतंकवादियों को ढूंढने के लिए। जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और जो लोग बच गए थे उन्हें पहलगाम के सेफ हाउसेस में शिफ्ट किया गया। पूरे देश में इस हमले की निंदा हुई और लोगों में गुस्सा था, और खासकर जैसे कि वहाँ पर एक सैयद आदिल हुसैन जो कि एक पौनी ऑपरेटर थे, उन्होंने आतंकवादियों की गन छीनने की कोशिश करी और उन आतंकवादियों ने इनको भी मार दिया। और इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ था उस टाइम पे। उनकी बहादुरी ने इंसानियत पर विश्वास को अभी भी मजबूत कर रखा है। दिल्ली में इस हमले की खबर मिलते ही पूरा देश हिल गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलवाई। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, पहलगाम के आतंकवादी हमला एक कायराना और घिनौना काम है, इसके दोषियों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने उस टाइम पे सिक्योरिटी रिव्यू के लिए श्रीनगर जाने का फैसला किया था और उन्होंने साफ कहा था कि भारत आतंकवाद को सहने वाला नहीं है, हर एक गोली का हिसाब जरूर लिया जाएगा। भारत की सरकार ने पाकिस्तान पर सीधा ऊँगली उठाई। उन्होंने कहा कि यह हमला पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के नया एक सबूत है। इसके बाद भारत ने कई बड़े और सख्त फैसले लिए, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पर रखना, जिसका मतलब यह है कि इस पर अब कोई काम नहीं होगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद नहीं करता। और अल्टरी वगैरह बॉर्डर जो ट्रेड और ट्रैवल के लिए एक बड़ा रास्ता था उसे बंद कर दिया गया और जितने भी यहाँ पे पाकिस्तानी लोग थे उनको अपने घर भेजने के लिए सीधा ऑर्डर दे दिए गए और पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशन को भी कम कर दिया गया। इसके साथ ही सभी पाकिस्तानी सिटीजन को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया था। भारत का संदेश साफ था, आतंकवाद और डिप्लोमेसी कभी भी एक साथ नहीं चल सकती है। लेकिन पाकिस्तान ने इस हमले में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया था। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि हम पहलगाम में मासूम लोगों की जान जाने से चिंतित हैं और दुखी भी हैं, और लेकिन उन्होंने कहा कि द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे ग्रुप को हमारे देश से कोई सपोर्ट नहीं है और भारत आतंकवाद का दोष पाकिस्तान पर डाल रहा है। और उन्होंने इसको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी बताया जिसका मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना है। लेकिन दुनिया जानती है कि TRF लश्कर ए तैयबा का ही एक प्रॉक्सी है और लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान से ही ऑपरेट करता है। लेकिन पाकिस्तान की सफाई को दुनिया ने स्वीकार नहीं किया। अमेरिका, रशिया और फ्रांस जैसे बड़े देशों ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की। UN ने भी एक इमरजेंसी सेशन में इस हमले पर चिंता व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात की। दुनिया ने भारत के पक्ष को सही माना और पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ा दिया, लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रेशर को इग्नोर करते उल्टा इंडिया पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये एक इनसाइड जॉब है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और जिसकी उम्मीद सबसे ज़्यादा थी वो यही थी कि न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी ज़रूर आएगी और वहाँ से धमकियाँ आने भी लगेगी कि अगर इंडिया कोई सा भी रिस्पॉन्स करता है तो उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। और पहलगाम का हमला सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक मैसेज था जो पाकिस्तान ने टूरिज्म को ख़त्म करके भारत की कम्युनल हार्मनी को तोड़कर और कश्मीर की शांति को भंग करके देना चाहा था। लेकिन भारत ने इसका जवाब सिर्फ डिप्लोमेसी ही नहीं बल्कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी पॉलिसी को और सख्त किया। ये हमला याद दिलाता है कि इस देश को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका रिस्पॉन्स इंडिया को 100% देना ही था और वो रिस्पॉन्स दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। सब्सक्राइब।